बहुत दिनों के बाद मैं एक ऑडियो मैसेज बना रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए। और इस ऑडियो मैसेज का उद्देश्य ऐसा है कि जब प्रिपरेशन की मिडल फेज़ में हम होते हैं, क्योंकि अभी मार्च महीना तो आधा ऑलमोस्ट निकल गया। तो जब मिडल फेज़ में होते तो बहुत सारे स्टूडेंट के ऊपर स्ट्रेस बहुत रहता है और प्रिपरेशन में एक डायरेक्शन कभी कभी ऐसा लगता है कि डायरेक्शन लेस हम हो चुके हैं। और कोई अगर एक अच्छे अनुभवी व्यक्ति अगर कोई बोलता है तो फिर उसमें थोड़ा और ज़्यादा डायरेक्शन मिलता है या फिर और ज़्यादा हेल्प होती है। इसके लिए फिर मैं एक ऑडियो मैसेज बना रहा हूँ और हिंदी में इसके लिए बना रहा हूँ कि ताकि सभी लोग समझ पाए, जो नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट क्लास में हैं, उनको भी ये मैसेज अच्छे से समझ सकते हो। इसके लिए मैं हिंदी में बना रहा हूँ। अगर मराठी में बोलता तो और अच्छे से बोल लेता, लेकिन हिंदी में इसके लिए बना रहा हूँ कि ताकि सभी लोग समझ पाएँ, ऐसा है। ठीक है। तो आज का हम टॉपिक है कि प्रिपरेशन में जो जो आपके मन में सवाल होते हैं हम डिस्कस करेंगे। और उसको हम एक एक क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, जैसे हमेशा हम करते हैं वैसा है। ठीक है। तो पहला मुझे लगता है कि सवाल उन स्टूडेंट का रहेगा कि जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है पढ़ाई, या फिर जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, एक महीना समझो पहले स्टार्ट किया होगा, या फिर इस वीक में स्टार्ट किया होगा। या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए ये भी सवाल होता है उनके मन में भी कि जो समझो पढ़ाई तो उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन वो प्रिपरेशन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उतना उनसे हो नहीं रहा है या फिर उनके मार्क्स उतने आ नहीं रहे, तो इन सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ऐसे। तो ये पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को जो भी प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया है, समझो लास्ट वीक से स्टार्ट किया है, फिर लास्ट महीने से स्टार्ट किया है, या फिर जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको मार्क्स अच्छे से नहीं आ रहे, उनको क्या करना चाहिए ऐसे। तो इस क्वेश्चन का हम थोड़ा सा साइंटिफिकली आंसर डिस्कस करते हैं, ना कि इमोशनली या फिर मोटिवेशनली, क्योंकि साइंटिफिकली कुछ रहेगा तो उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर सकते हैं और तभी हम यानी उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं आपकी पढ़ाई में, ऐसा। तो देखिएगा, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया या फिर जिन्होंने एक महीने पहले स्टार्ट किया या फिर जिनका बहुत स्ट्रगल हो रहा है, उनको क्या करना चाहिए ऐसे। तो किसी भी एग्ज़ाम में समझ लीजिए, हमारा जो AIPT एग्ज़ाम है ये 480 मार्क्स का है। तो 480 मार्क्स में याद रहे कि 270 या फिर 280 मार्क्स तक का रेंज निकालना बहुत आसान हो जाता है पहले, क्योंकि यहाँ तक जल्दी मार्क्स आ जाते हैं। और उसके आगे 280 से लेकर समझ लीजिए 300, 300 से लेकर 350, या फिर 350 से लेकर 400 का रेंज निकालना बहुत कठिन होते जाता है, ऐसा है। तो 270 280 तक मार्क्स कैसे आ सकते हैं। तो हर जगह का अगर आपने बेसिक पढ़ लिया, हर जगह का ऑलमोस्ट यानी संहिता, सब्जेक्ट, मॉडर्न होगा, हर जगह का अगर आपने बेसिक पढ़ लिया तो ये मार्क्स आपके जल्दी अच्छे होते हैं। तो हर जगह का बेसिक आपको कहाँ से मिलेगा, या फिर कहाँ से समझेगा कि इन चीज़ों का बेसिक कहाँ पे मिलेगा। तो इन्हें संहिता का हो या फिर सब्जेक्ट का हो, तो मेन तो IMP नोट्स और मिक्स नोट्स में हम सब ने देखे रखा है। वो दोनों नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहीं पे हो जाएंगी। या फिर आप पुराने पेपर्स देखें, उसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। जैसे चरक संहिता, मतलब कि किसी भी संहिता में चरक संहिता अगर आप पकड़ लेते हो, तो चरक संहिता में उसका सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान इंपॉर्टेंट है, तो वो स्थान पहले आप कर लो। उसमें भी आपको पता रहता है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो टॉपिक जैसे समझ लें कि चिकित्सा स्थान होगा तो ज्वर में जनरली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, योनि अपद में आते हैं, या फिर पांडु कामला के ऊपर आते हैं। तो इन अध्याय को आप जल्दी कवर कर लो। और उसी तरह हर जगह का है, हर सूत्र स्थान में भी आपको पता रहता है कि 25 26 ये जो अध्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर स्नेह अध्याय इंपॉर्टेंट है, पहला अध्याय इंपॉर्टेंट है। हर जगह के अध्याय आप पहले उसको डिसाइड कर लो कि हाँ ये टॉपिक जल्दी कवर करना है। और ऐसे चरक का, सुश्रुत का, शारंदर का, वाग्भट का, काश्यप का, हर जगह का आप एक लिस्ट बनाओ और उन टॉपिक्स को आप जल्दी कवर कर लो। और एक समझो एक आध दूसरा दिन आपका उस लिस्ट बनाने में जाएगा तो भी ठीक है, लेकिन वो लिस्ट पहले बनाओ और वही टॉपिक आप पहले जल्दी कवर कर लो, क्योंकि इससे आपका समय भी बचेगा और दूसरा ऐसा होगा कि आप कम समय में वो रेंज, वो लेवल मार्क्स का अचीव कर सकते हो। ना कि यानी हर चीज़ पढ़ने से आपसे ये हो नहीं पाएगा ऐसा। तो 270 280 मार्क्स का रेंज अगर निकालना होगा तो हर जगह का बेसिक आपको पता होना चाहिए। इवन पवी जैसा जो रेयर टॉपिक है, समझो थोड़ा कॉर्नर का टॉपिक है, उन सभी का भी आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, तभी आपके मार्क्स बनते हैं, ऐसा। तो याद रहे कि ये साइंटिफिक अप्रोच है कि आप हर जगह का बेसिक चीज़ों को पहले से तैयार कर लीजिए। इससे आप कम समय में यहाँ से आगे अच्छे मार्क्स निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मुझे लगता है ये सवाल सभी के मन में होगा, ऑलमोस्ट 95% स्टूडेंट मुझे यही पूछते रहते हैं कि सर सिलेबस बहुत वास्ट है, हमारे टेस्ट का हो या फिर समझो फाइनल का भी हो, इतना सारा सिलेबस कैसे कर पाएंगे ऐसा, यानी कभी कभी समझो आप शायद ये फेज़ आपने देखा होगा कि चरक का समझ लीजिए आपने जोर स्टार्ट कर लिया, चरक चिकित्सा का जोर आज सुबह से समझो 8 बजे से स्टार्ट कर लिया, तो शाम के कभी कभी 8 बजे तक हम ज्वर ही पढ़ते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि एक अध्याय एक दिन में नहीं हो रहा है, तो फिर इतने सारे संहिताओं के इतने सारे अध्याय, फिर उतने सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक के उतने सारे सब्जेक्ट्स, या फिर इतने पारीख, या फिर ये अलग अलग नोट्स जो है क्लास के, या फिर इतने सारे क्वेश्चन पेपर कब हो पाएगा हम लोगों से ऐसा। तो फिर इसका आंसर क्या है, नहीं इतना सारा सिलेबस को हम कैसे कवर कर पाएंगे ऐसे। तो देखिए कि
सिलेबस कवर करने में 2-3 चीज़ें वो हमें हेल्प करती है। पहले ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का पहला रीडिंग करते हैं, तो हमें बहुत कठिन लगता है। जब हम उस चीज़ को सेकंड रीडिंग में लाते हैं, थर्ड रीडिंग में लाते हैं, तो याद है वो चीज़ें थोड़ा-थोड़ा आसान लगने लगती है, या फिर उससे आगे की रीडिंग में जब जाते हैं, तो बहुत आसान होने लगता है। तो याद रखिए कि जब आप पहला रीडिंग कर रहे हो, तो यही तो आपको फीलिंग आएगा, और जैसे-जैसे आपके नेक्स्ट रीडिंग बनते रहते हैं, तो चीज़ें और आसान लगने लगती हैं। तो थोड़ा-सा दही पहले रीडिंग में इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको पूरा याद रखना है। एक समझ लीजिए कि 100 अगर चीज़ें उसमें दी हैं, तो उसमें से 50 चीज़ें अगर आपने याद रखी या फिर पढ़ ली, तो फिर उसको छोड़ के आगे निकल जाइए। और धीरे-धीरे आप उसको ऐसे कीजिए कि कभी न कभी अगले 2-3 दिन में फिर से एक रीडिंग उसके ऊपर डालना है। ऐसे सोच के पढ़ाई कर लीजिए, बिकॉज़ ऐसे हो नहीं पाएगा कि आप पहले रीडिंग में बैठे किसी चीज़ को पढ़ने के लिए और एक साथ सभी कर लिए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, याद रखिए। तो उतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए जब पहला रीडिंग आपका होगा, बस पढ़ के आगे निकल जाइए। और नेक्स्ट रीडिंग के लिए कुछ समय हाथ में रखिए हमेशा। जैसे-जैसे अगली रीडिंग में आप आओगे, तो आपको डेफ़िनेटली उसमें चेंजेस आने लगते हैं आपकी पढ़ाई में, और चीज़ें रिटेन होने लगती हैं, ऐसा है। तो मैंने हमेशा ये बोला भी है आपको कि आपका प्रिपरेशन का ऐसा भी समय रहेगा कि आपका एक दिन भी समझो पूरा आपने बैठा है तो एक अध्याय पढ़ लिया है, और आगे जाके एक ऐसा दिन रहेगा कि एक स्थान में आपने पूरा एक दिन में कवर कर लिया, या फिर एक पूर्वार्ध चरक का हो या फिर उत्तरार्ध हो, वो भी आपने एक दिन में ख़त्म कर लिया, ऐसा है। तो होता है, देखिए प्रिपरेशन के मिडल फेज़ में या फिर इनिशियल फेज़ में बहुत स्ट्रगल होता है जब हमारा रीडिंग उतना नहीं होता है, ऐसा है। और दूसरा एक कारण होता है कि जिसके कारण हमें सिलेबस कवर करने में थोड़ा दिक्कत होता है, कि जब एग्ज़ाम का डेट समझ लीजिए जब तक आता नहीं है, तब तक उतना हम फ़ोकस नहीं रहते हैं। थोड़ी-सी भी चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़ा मोबाइल में समझो हम ओपन कर लिया, तुरंत इंस्टाग्राम पे चले गए, या फिर समझो यूट्यूब पे चले गए, कुछ इधर-उधर की चीज़ें देख ली, तो उसी में 1 घंटा निकल जाता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम का समझ लीजिए डेट आता है, अगर समझ लीजिए अभी अभी जुलाई या फिर अगस्त का एग्ज़ाम का समझ लीजिए डेट अभी अनाउंस कर लिया, तो हम दिन काउंट करते हैं कि इतने ही दिन हमारे पास बचे हैं। फिर हम उन उतने टाइम को हम बहुत सीरियसली और बहुत केयरफुली यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा फोकस हो जाते हैं। क्योंकि अभी अब पढ़ते भी है तो भी क्या होता है, 1 घंटा पढ़ लिया है तो उसमें समझ लें कि 15 मिनट्स ऐसे होते हैं कि हम थोड़ा कम कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, या फिर पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन जब डेट अनाउंस होता है तो हम बहुत ज़्यादा फोकस से पढ़ने लगते हैं। तो ये भी एक होता है कि जब डेट होने के बाद एक अलग फोकस में हम चले जाते हैं, इसके लिए बहुत जल्दी चीज़ें कवर होने लगती है, और अभी वो फेज़ नहीं है, इसके लिए आप शायद स्ट्रगल करते हो। तो ये 2-3 रीज़न है कि जैसे-जैसे आपके रीडिंग बढ़ते हैं, तो आप चीज़ों को रिटेन करने लगते हैं। और दूसरा है, जैसे मैं बोला कि एग्ज़ाम का जैसे ही डेट अनाउंस होता है, वैसे-वैसे आपका फोकस और बढ़ता है, और ज़्यादा कंसंट्रेशन से आप चीज़ें रिटेन करने लगते हैं। तो ये सब सॉल्यूशंस हैं, या फिर ये जो बदलाव है पढ़ाई के, जिसके कारण आपका जो स्टडी है आगे आगे थोड़ा सा और इजी हो जाता है। तीसरा एक सवाल स्टूडेंट का होता है जनरली कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो समझ लें कि चरक सुश्रुत तो इजी लगने लगता है, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है, समझ लीजिए द्रव्य रस होगा, या फिर संस्कृत होगा, या फिर समझ लीजिए कि रिसर्च स्टार्ट होगा, इन सभी के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर इन सभी में क्या करना चाहिए, ऐसा है। तो देखिए ये आपको चरक सुश्रुत का कॉन्फिडेंस क्यों आता है, क्योंकि आप चरक सुश्रुत मैक्सिमम टाइम पढ़ते हो इसके लिए, या फिर जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो समझो दिन का स्टार्टिंग हम चरक से करेंगे, या फिर समझो किसी आईएमपी मिक्स नोट से करेंगे, तो उसमें भी चरक सुश्रुति मैक्सिमम होता है। तो चरक सुश्रुत हम पढ़ लेते हैं, और दिन खत्म होने के बाद फिर हम रसशास्त्र या फिर द्रव्यगुण अगर स्टार्ट करते हैं, तो उतना एनर्जी बचता नहीं उन सब्जेक्ट्स के लिए, ऐसा है। तो याद रखिए कभी भी रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी होता है। आज अगर आपने समझ लिया कि चरक से स्टार्ट कर लिया, तो कल ऐसा भी दिन रखिए जहाँ पे आप जो दिन का स्टार्ट ही है जो रसशास्त्र से कर लो, या फिर तीसरा दिन ऐसे रखो कि जिसमें आपने द्रव्य गुण से स्टार्ट कर लिया। तो आप जितना रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स करोगे, उतना हर जगह का बेसिक्स आपका कवर हो जाएगा, और एक डर निकल जाता है। जब ये आपने समझ लीजिए कि रसशास्त्र को एक 10 बार पढ़ लिया होगा, तो आप थोड़ा रीडिंग कर करके आपका वो बेसिक चीज़ें क्लियर होता है, उतना डर आपका निकल जाता है। और अगर आपने रसशास्त्र कभी हाथ में लिया ही नहीं है, फिर आपको उससे एक फोबिया तैयार होता है, एक डर तैयार होता है। सेम चीज़ हर एक सब्जेक्ट्स के साथ याद रखिए। जितना आप रोटेशन करोगे, जितना आप दिन का स्टार्टिंग समझो आज चरक से कर लिया, तो दूसरा दिन रसशास्त्र से करो, तीसरा द्रव्य से कर लो, कभी रिसर्च स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लो, भले थोड़ा बोर लगे आपको, लेकिन रिसर्च स्टार्ट से स्टार्ट कर लो। तो उससे आपका क्या होगा कि हर सब्जेक्ट का थोड़ा बेसिक कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपको पहले से आ जाता है, और वो फिर जहाँ पे बेसिक सवाल हो तो आपके इन्हें रॉन्ग नहीं होते, ऐसा है। तो ये एक तरीका है कि अगर आप खाली चरक सुश्रुत का कॉन्फिडेंस है और बाकी जगह का आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो रोटेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी है। और दिन के शुरुआत के फेज़ में वो सब्जेक्ट्स ले लो जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, और जहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है उसको सेकेंड फेज़ में दिन के रखो पढ़ाई में, या फिर लास्ट फेज़ में रखो। ऐसा थोड़ा चेंजेस करो तो आपको इसमें डेफिनेटली रिजल्ट्स मिल जाते हैं, ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट एक कैटेगरी स्टूडेंट का होता है कि जहाँ पे बहुत से स्टूडेंट इस कैटेगरी में होते हैं
कि जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन एक सर्टन लेवल पे जाके वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उससे आगे निकलते नहीं। समझ लें किसी का 320 स्कोर है, तो हर एक टेस्ट में देखा जाए तो 320, 325, 330 वही तक उसका रेंज बनता है और उसके आगे जाता नहीं। फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए और आगे के मार्क जो है कहाँ कहाँ से आएंगे उनके, ऐसा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आपके मार्क्स किसी नंबर पे जाके अटक रहे हैं, किसी जगह पे जाके रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। तो पहले तो आप जैसे ही टेस्ट होता है तो उसको एनालिसिस ठीक से कर लो, क्योंकि उसी से आपको बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा है। तो जो भी आप मेजर टेस्ट होता है क्लास का, उसका एक दिन पूरा जैसे ही टेस्ट हो जाता है पूरा एक दिन एनालिसिस में लगाओ कि 330 तक ही हम क्यों रुके, या फिर जहाँ तक आपके मार्क्स आ रहे हैं उसके आगे के मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं उनको पूरा लिख डालो, या फिर एक क्वेश्चंस का कैटेगरी क्या है। तो 3-4 कैटेगरी में आप उसको डिवाइड कर सकते हो। पहला तो ऐसा कैटेगरी होता है कि जिसमें आपको पढ़ाई वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, यानी सिलेबस में था, नोट्स में था वो पॉइंट, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है। इसका मतलब आपको और ज़्यादा स्टडी आवर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी बाकी स्टूडेंट ने पढ़ा है उसलिए इसलिए उनके मार्क्स वहाँ तक जा चुके हैं, और आपके अगर वहाँ तक मार्क्स जा नहीं रहे, इसका मतलब आपकी रीडिंग अभी अभी भी बाकी है, अभी भी वो टॉपिक्स आपके पढ़ाई इन्हें में आ नहीं रहे हैं। तो आपको पहले वो स्टडी आवर्स बढ़ा के वो टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। दूसरा ऐसा कि समझ लीजिए आपने पढ़ा था लेकिन वो आपका फिर से अगर गलत हो रहा है, यानी कन्फ्यूजन में गलत हो रहा है, तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रिवीजन बाकी है। रिवीजन में आपको बहुत सारा टॉपिक लाना पड़ेगा, उसका भी वही सोल्यूशन है कि आप स्टडी आवर्स बढ़ाओ। तीसरा ऐसा होता है कि आपको याद आ रहा था लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि पहले सोचा था, फिर भी राइट आंसर सोचा था, फिर उसको गलत कर दिया ऐसे। तो इसका भी वही होता है रीज़न कि रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर उसको आपने ट्रिक्स में नहीं कुछ बनाया है, या फिर डिस्कशन किसी के साथ नहीं किया है। तो तीसरा फैक्टर ऐसा होता है कि आप उस चीज़ उस क्वेश्चन के ऊपर पढ़ाई तो किया है आपने, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट अभी हो नहीं पा रहे हो वहाँ पे। तो उसके लिए यही कि आप उसमें कुछ ट्रिक्स बनाओ, या फिर किसी के साथ डिस्कस कर लो, या फिर वॉल चार्ट जो होते हैं, बहुत बार हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वॉल चार्ट्स यानी जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे कुछ जो भी आपका रूम है वहाँ पे वॉल चार्ट्स लगाओ, और वो जो वोलेटाइल टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे पूरा वॉल चार्ट से भी आप कवर कर सकते हो, क्योंकि इतना सारा आप डेली पढ़ नहीं पाओगे। जैसे समझ लें कि जैसे अंगुली प्रमाण है, या फिर समझ लीजिए कि धातु सार के लक्षण है, प्रकृति के लक्षण है, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे मर्म के लक्षण, यानी मर्म के समझो अलग अलग प्रकार हैं, या फिर मर्म के आघात लक्षण है। इन सभी टॉपिक्स को आप वॉल चार्ट पे लगाओ और उसको डेली पढ़ लो, डेली, या फिर उसे एक नज़र भी आप घुमा दोगे तो भी जल्दी याद आता है। तो ये सभी चेंजेस आप कर लो कि एक तो डिस्कशन कर लो, ट्रिक्स बनाओ, वॉल चार्ट्स लगाओ, कुछ डायग्राम बनाओ ऐसे, तो इससे आपका और ज़्यादा परफेक्शन आएगा और चीज़ें गलत होना रुक जाएगी, ऐसा है। इसके बाद नेक्स्ट होता है कि और समझ लीजिए कि सब ये सभी चीज़ें आपने कर ली, स्टडी आवर्स भी बढ़ा लिए, डिस्कशन भी कर लिया, ट्रिक्स भी कर लिया, वॉल चार्ट भी लगा दिया, फिर और क्या होता है। तो ऐसा थे वो एंगल से आप पढ़ नहीं रहे हो। जैसे समझ लीजिए कि पांडु अध्याय आपने पढ़ लिया है, लेकिन उसका जो संप्राप्ति का जो श्लोक है वो आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, और उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन संप्राप्ति का समझो उसको अरेंज करने के लिए आपने वो श्लोक ही ठीक से नहीं पढ़ा है। तो एंगल्स पहले पकड़ लो, क्योंकि आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो उस एंगल से अगर आपने उस मैटर को देखा नहीं है तो भी आपका वो यानी वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वो एंगल्स कैसे इंप्रूव हो जाएंगे, तो जितने आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका होगा, अलग अलग तरह के एंगल्स आपको समझ में आते हैं ऐसा। तो क्वेश्चन सॉल्विंग फिर उसमें बहुत हेल्प करता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा मेहनत लोगे तो अलग अलग एंगल से आप क्वेश्चन सॉल्व करके उस चीज़ों को हल कर सकते हो, ऐसा है। तो ये एक तरीका है कि क्वेश्चन सॉल्व करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये सब चेंजेस आपको करने चाहिए। अगर समझ लीजिए आप किसी एक सर्टन लेवल पे रुके हैं और आपके मार्क्स अगर आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये सब चेंजेस आपको लाने चाहिए आपके पढ़ाई में, ऐसा है। इसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन आ चुका है। जनरली रिपीटर में ही होता है, या फिर समझो जो बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं उनको ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुके, ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है अभी, और या फिर बुक खोलने का मन नहीं कर रहा है, या फिर समझो कुछ लेक्चर सुनने का मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे फेज़ में क्या करना चाहिए ऐसे। तो देखिए मैं जनरली एआईपीटी का जो प्रिपरेशन है ये एक जैसे वेट लॉस का जर्नी होता है ना उन लोगों का, उसके साथ कंपेयर करता हूँ। कोई अगर वेट लॉस कर रहा है समझो, अगर वो एक आध दूसरा चीटिंग डे उसका चलता है, लेकिन अगर फिर से उसने नॉर्मल डाइट ले लिया या फिर एक्सरसाइज नहीं किया तो फिर से वो वेट रिगेन करता है। तो वही होता है तरह की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो सैचुरेशन में समझो एक आध दूसरा दिन अगर किसी ने पढ़ाई नहीं कर लिया, स्किप कर लिया, कहीं भी फ्रेश हो गया, ठीक है उतना चल जाएगा।
लेकिन लंबे समय तक समझ लीजिए आपने 15 दिन नहीं पढ़ाई किया है, फिर 1 महीना पढ़ाई नहीं किया, तो फिर से आप वो बाकी लोग जो है आपके पीछे जो आगे निकल जाते हैं और फिर उतना आप बैकलॉग आपका बन जाता है, ऐसा है। तो याद रखिए एक फेज़ आपका ऐसे हमेशा रहेगा प्रिपरेशन में, जहाँ आपका मोटिवेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा और वहाँ से आगे आपको डिसिप्लिन से पढ़ना होगा। डिसिप्लिन यानी हमेशा मैं बोलता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि जो बोलते हैं ना कि आपको मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा वो चीज़, ऐसा है। तो ये वो फेज़ होता है रिपीटर का कि जहाँ पे उसका मन अभी करता नहीं पढ़ाई का, लेकिन फिर उसको डिसिप्लिन से आगे चलना पड़ता है, ऐसा। और ये क्यों करना पड़ता है, कि कभी कभी क्या होता है कि हम थोड़ा सा डिले पड़ गए, तो फिर एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें जो चाहिए वो रैंक हमें मिलती नहीं, फिर वो लाइफ टाइम का नुकसान होता है। कि कभी कभी हमें लगता है कि नहीं मुझे गायनेक में करना है, लेकिन एक आध दूसरे मार्क्स हमें गायनेक मिलता नहीं, फिर समझो ENT ऑप्थेम मिला है, तो उसी सब्जेक्ट के साथ हमें लाइफ टाइम निकलना पड़ता है, ऐसा है। तो इसीलिए याद रखिए जो एक फेज़ आपके प्रिपरेशन में हमेशा ऐसे रहेगा, जहाँ पे आपका मोटिवेशन बिल्कुल नहीं रहेगा और वहाँ पे आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा। और सैचुरेशन का बीट करने का एक यही तरीका है कि आप डिसिप्लिन एक अलग इन्हें रखो उसमें, कि भले आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ाई को छोड़ो मत, यही एक तरीका है। अदरवाइज दूसरा कुछ तरीका नहीं है। आप सैचुरेट तो होना ही होना है, सभी को होना है। हम एज ए टीचर तो बहुत सैचुरेट रहते हैं, बिकॉज 15-15 साल वही चीज़ पढ़ाते हैं, इतने सारे स्टूडेंट का लोड रहता है, तो हमें भी बहुत सैचुरेट होने देखिए। अभी ये ऑडियो जो मैं बना रहा हूँ रात के 3 बजे 3 बजे बज के 18 मिनट हो चुके हैं। तो अगर हम इतने 15 साल के बाद भी इतना एनर्जी डाल रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने लाइफ में, ऐसा। तो याद रखिए ये भी ज़रूरी है कि डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। आप अगर आप सैचुरेट हो रहे तो वो फेज़ आप बीट कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ। अदरवाइज़ उसमें सैचुरेशन के साथ ही अगर आगे आगे निकल जाओगे तो फिर वो लाइफ टाइम का नुकसान होता है, कुछ अगर रैंक पीछे आ गई तो, ऐसा है। इसके बाद एक बहुत बेसिक सवाल जनरली स्टूडेंट के मन में होता है, और मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में हमेशा ये स्टूडेंट के मन में रहता है, और कभी कभी मिडल फेज़ में या फिर एंड फेज़ में भी ये सवाल मन में आते, तो इसका भी मैं आंसर अभी दे देता हूँ। कि बहुत बार ऐसे मन में करता है कि यार PG तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा है क्या आगे, यानी सीरियसली हम PG करना ज़रूरी है क्या। या फिर बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे कॉलेज में PG होते हैं उनको देख के ऐसा लगता नहीं कि भी मोटिवेशन की उनको देख के PG करें, ऐसा। क्योंकि उनको भी ज़्यादा कुछ एक्सपोजर उतना मिलता नहीं, हम देखते तो उनको लगता है कि यार इनको ही कुछ एक्सपोजर नहीं मिल रहा, तो हम लोग इनके जैसे बन के भी क्या करेंगे आगे जाके लाइफ में, ऐसा। तो फिर ऐसे फेज़ में हमें क्या करना चाहिए, यानी क्या सोच के पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा। तो इसको मैं थोड़ा इलेबरेट करता हूँ। देखिए कभी भी किसी चीज़ का आउटपुट जो होता है ना, वो छोटे समय के लिए अगर आप देखोगे तो आप वो कभी नहीं समझेगा। क्योंकि हम जब आपके एज में थे, जैसे समझ लीजिए हम भी इंटर्नशिप में थे या फिर हम भी PG में थे, तो हमारे सामने भी बहुत से सवाल थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, करियर में क्या करेंगे, ऐसा। और वैसे बाकी भी मेरे कलीग्स थे या फिर सीनियर थे, जूनियर थे, सबके सामने यही सवाल थे। लेकिन अगर आप बहुत से लोगों का 10 ईयर का अगर ग्राफ देखेंगे, क्योंकि हम जब हमारे PG का समय था 2011-12 ऐसे समय चल रहा था, और उसके आगे ऑलमोस्ट 10 साल का समय निकल गया। तो 10 साल के समय में देखोगे तो आप बहुत सारे लोग अच्छे लेवल पे सेटल हो जाते हैं। किसी का हॉस्पिटल बन जाता है, किसी का क्लिनिक अच्छा चल जाता है, किसी को कहीं ना कहीं तो अच्छे जॉब में प्रमोशन मिल के वो रीडर प्रोफेसर बन जाता है, ऐसा कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है हर एक का। तो एक लंबे फ्रेम में अगर आप देखोगे, लॉन्ग फ्रेम में अगर किसी का जर्नी देखोगे, तो आपको लगता है कि नहीं यार अच्छे से कमा लेते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन आप शॉर्ट ड्यूरेशन में देखोगे तो फिर आपको स्ट्रेस आता है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये PG के फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट हैं या फिर सेकेंड ईयर में है, उनसे अगर आप बात करोगे तो उनकी नाराज़गी हमेशा आपको दिखेगी। क्योंकि बहुत सारी जगह पे किसी को समझो गायनेक मिला है लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं है, किसी को समझो ऐसा सब्जेक्ट मिला है जहाँ पे उतना पेशेंट का फ्लो नहीं है, टीचर्स का कोई प्रॉब्लम है, या फिर किसी के पास है ना OPD नहीं, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, बस बैठना है, बीजी बस स्टाइपेंड मिल रहा है, या फिर उतना भी नहीं है, ऐसा। तो इन सभी को अगर आप देखोगे, बहुत सारे हम जब हमारे PG में थे उस टाइम पे ENT ऑप्थाल्म का जो सीट था पोद्दार का, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता था, ऐसा एक ऑपरेशन नहीं होता था। लेकिन वहाँ से जो लोग निकले आगे, उनका अगर 10 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे, अभी बहुत से लोग अच्छे हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, और अब उनका महीने का इनकम भी 10-15 लाख से ऊपर है। और उस टाइम पे अगर कोई बोलता हमें, जब हमारे मन में उस टाइम पे महीने 30,000 कमाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था, इतना उन लोगों का यानी बुरा कंडीशन था, समझो आगे भविष्य के बारे में ऐसा लगता है कि इतना भी हो नहीं पाएगा हमसे, ऐसा है। और आज के टाइम पे उतना इतना अच्छा उन सेटल कर लिए है, ऐसा है। तो ऐसे ही होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो आप बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, ऐसा है। तो इसलिए याद रहे कि वो कॉन्फिडेंस रखिए, आप जिस फेज़ में हो या जिस जर्नी पे या जिस प्रोसेस में हो, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आपको आउटपुट उसके मिलने लगते हैं। और ये बोलते हैं समय के साथ होता है, एक दिन में नहीं होता, सालों साल लगते हैं, लेकिन फिर उसका आउटपुट बहुत
लंबे समय तक हमारे लाइफ में काम करता है। इसके बाद कुछ छोटे छोटे सवाल और उसके आंसर हम डिस्कस करते हैं। तो अगर कोई मुझे पूछे कि अगर सर एक 5-6 सब्जेक्ट्स आप बोलिए जिसके ऊपर जनरली पढ़ाई किया तो बहुत जल्दी मार्क्स मिल जाएंगे, तो मैं 7 सब्जेक्ट्स आपको बोलता हूँ, 7 टॉपिक जो जल्दी आप कवर कर लोगे, तो आपके मार्क्स अच्छे बन जाएंगे ऐसे यहाँ से आगे। तो एक है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, दूसरा तीसरा वाग्भट, एटलीस्ट सूत्र शांत तो करें, काश्यप, देन शारंगधर, द्रव्य और रस। ये 7 अगर टॉपिक अगर अच्छे से अपने कर लिए तो आपका काफ़ी सारा मैटर यहीं से आता है, याद रखिए। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, वाग्भट में सूत्र शांत एटलीस्ट कर लिए, देन काश्यप, देन शारंगधर और द्रव्य और रस। तो यहाँ से आपके मार्क्स मैक्सिमम बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा होता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कि जो बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, जिनके मार्क्स समझे कि 350 के भी ऊपर है और उनको ऑल इंडिया में अच्छी रैंक चाहिए, तो उनको कौन कौन से अलग टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहिए कि जहाँ से एक अच्छी रैंक निकल सकती है। तो याद है कि इन टॉपिक्स पर आप मेहनत लीजिए, जैसे रिसर्च स्टैट होगा, या फिर संस्कृत होगा, आयुष जीके होगा, या फिर मॉडर्न से जो मॉडर्न का पार्ट होगा। ये 4 टॉपिक्स है, रिसर्च स्टैट, संस्कृत, आयुष जीके और मॉडर्न। इसके ऊपर एक अलग से आप मेहनत लीजिए, तो इससे आपकी ऑल इंडिया में अच्छी रैंक बन सकती है। बिकॉज क्या होता है कि सभी स्टूडेंट संहिता, द्रव्य रस यहाँ पे आके या फिर सब्जेक्ट्स में थोड़ा मेहनत लेके रुक जाते हैं, और जो मेहनत बचती है वो यहीं पे है कि संस्कृत हो या फिर यानी द्रव्य रस, तो ठीक है वो कितना भी पढ़ लिया तो वैसे भी कवर नहीं हो पाता। आयु जी के है, रिसर्च स्टैट है, संस्कृत है और मॉडर्न है। यहाँ पे अगर आप मेहनत एक्स्ट्रा लोगे तो आपका याद रखिए कि एक अलग रैंक ऑल इंडिया में बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये उन लोगों के हैं जिनकी पढ़ाई ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, और जो रिपीटर है या फिर क्लास के समझो मेरिट लिस्ट में पहले 25 में है, उनको ये फॉलो करना चाहिए कि ये टॉपिक्स को आप उन्हें पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी एक अलग रैंक बन सकती है, अच्छी रैंक बन सकती है ऑल इंडिया में। तो ये उस सवाल का मेरा आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर नोट से पढ़ लें कि संहिता से पढ़ लें। तो मैं तो आइडियल तो याद रखिए संहिता से पढ़ना बहुत अच्छा है। अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो संहिता से पढ़ना बहुत हाईली रिकमेंड है। लेकिन किसी को अगर फास्ट कवर करना है और बहुत बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं है, तो फिर नोट से पढ़ ले ऐसा। ठीक है, समझिए 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं कि सर पढ़ाई तो मैं बहुत कर लूँगा लेकिन मुझे स्पीड चाहिए पढ़ाई में, तो आप नोट से पढ़ लो। और कोई ऐसा होता है कि नहीं मुझे बहुत अच्छी रैंक चाहिए, ऑल इंडिया में पहले 5 में जाना है, 7 में जाना है, तो संहिता से पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। संहिता का बेस अगर किसी का अच्छा क्लियर है तो फिर उस रेंज तक जाना पॉसिबल है। तो कहता है कि बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो संहिता से पढ़ना ज़रूरी है। और ठीक है, पहले 100 में जाना है और तो नोट्स भी काफ़ी है, फिर पहले 50 में रैंक में जाना है तो भी नोट से हो सकता है ऐसा। तो याद है कि नोट से भी पढ़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा है, लेकिन संहिता से पढ़ना थोड़ा ज़्यादा आइडियल है, ज़्यादा हाईली रिकमेंड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक जनरली सवाल नहीं बोल सकते लेकिन एक प्रॉब्लम, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है एआईपीटी प्रिपरेशन में, कि स्टूडेंट का एक ऐसे ग्रुप होता है जहाँ पे ओवर थिंकिंग के कारण उनका पढ़ाई नहीं हो पाता। यानी एंग्जाइटी हो, करियर के बारे में हो या फिर भविष्य की चिंता हो, जिसके कारण जो डेली हमारा रूटीन है पढ़ाई का उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाते, और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है कि हम लोग पढ़ाई करने में बैठते हैं, फिर करियर के बारे में सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या फिर भविष्य की चिंता हमें रहती है, और फिर हम उसके कारण फिर से पढ़ाई पे फोकस नहीं होता, फिर से समय वेस्ट होता है, फिर से एंग्जाइटी बढ़ जाता है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए ऐसा, यानी भविष्य के बारे में कैसे स्टॉप करे पढ़ाई, यानी सोचना ऐसा, पढ़ाई के ऊपर कैसे फोकस करे ऐसा। तो मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बोलता हूँ, शायद ये सुन के आपको काफ़ी तरह समझेगा कि भविष्य के बारे में चिंता करना क्यों ज़रूरी नहीं है, और हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और जितना हम प्रेजेंट में रहे उतना अच्छा होता है ऐसा। तो ये 2013-14 का समय है जहाँ पे मेरे पास एक बैच आया था, और उसमें शायद साल में एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं बोल पाऊँगा लेकिन 15-16 का कुछ समय रहेगा मुझे लगता है। तो उस समय में मेरे पास एक बैच आया था जिसमें साइन कॉलेज से एक मेरे पास लड़का आया था जिसका नाम था मुकेश करके, मुकेश प्रजापति होगा मुझे लगता है, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो जब पहले उसने रिपीट किया तो पहले अटेम्प्ट में आया था, तो उसका मुझे लगता है कुछ एडेड कॉलेज में या फिर समझो गवर्नमेंट में भी लग रहा था रैंक, लेकिन उसने सीट लिया नहीं। उसके लिया कि मुझे बीएचयू ही करना है और बीएचयू में भी सर्जरी करना है ऐसा है। तो दूसरे टाइम उसने जब रिपीट किया तो उसकी रैंक अच्छे आ गई, और उसने उसको बीएचयू मिला भी, और बीएचयू में सर्जरी नहीं मिला लेकिन मेडिसिन मिल रहा था। तो उसने बहुत अलग डिसीजन लिया कि उसने बीएचयू का मेडिसिन छोड़ के तिलक सर्जरी लिया, क्योंकि उसको सर्जरी करना था, इसके लिए सर्जरी के लिए फिर उसने तिलक चॉइस किया क्योंकि उसको मेडिसिन नहीं करना था। तो उस टाइम उसने स्टाइपेंड सीट छोड़ा और बीएचयू का सीट छोड़ के तिलक सर्जरी लिया। तिलक के भी स्टूडेंट शायद जानते होंगे।
और जब पीजी का उसका सेकंड थर्ड ईयर था तो शायद एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ उसके लाइफ में भी आ गई और मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे कि उसको थर्ड ईयर में या फिर समझो सेकंड ईयर में समझा कि उसको इंटेस्टाइन का या फिर किसी रेक्टम का या फिर इंटेस्टाइन का फोर्थ ग्रेड का फोर्थ स्टेज का कैंसर है और जिससे यानी उसका जीना तो यानी आगे पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ट्रीटमेंट उसका बहुत शुरू हो गया लेकिन मुझे पिछले साल में वो फाइनली न्यूज़ आ गया कि उसका डेथ हो गया करके ऐसे। तो याद रखिए अगर ये पूरे एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आया होगा कि भविष्य के बारे में चिंता करके कुछ भी फ़ायदा नहीं, हमारे हाथ में ऐसे कुछ होता ही नहीं। क्योंकि अगर मुकेश का ये अगर जर्नी देखोगे तो आपके जैसा उसका भी पढ़ाई शुरू था उस टाइम पे, उसने भी रिपीट किया था, उसने भी सोचा था कि सर्जरी करूँगा, ये बीएचओ में करूँगा, फिर बीएचओ छोड़ के समझो तिलक ले लिया, उसमें भी उसने समझो मेहनत लिया होगा। लेकिन उसको पता भी नहीं था कि अगले 2 साल में मेरा डेथ होने वाला है ऐसा। तो यही होता है कि भविष्य की चिंता करके हमें हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है ऐसा। तो जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतना अच्छा है, बिकॉज भविष्य में किसके साथ क्या होने वाला है ये बोलना बहुत कठिन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपने भी देखे होंगे आपके लाइफ में और मैंने भी बहुत सारे मेरे स्टूडेंट के लाइफ में देखा है। अभी बीच में एक स्टूडेंट आया था जिसका अभी नाम भी मुझे याद नहीं है। तो वो भी उसका है कि उसका बहुत कम समय में उसका ब्रेन हेमरेज हो चुका है हाइपरटेंशन के कारण, उसका भी एज बहुत कम है लेकिन फिर भी उसमें ब्रेन हेमरेज के कारण उसको पैरालिसिस हो चुका है। तो ऐसे होता है कि आप भविष्य में जितना आप चिंता करोगे आपको पता नहीं आपके साथ अच्छा होने वाला है बुरा होने वाला है। तो इसलिए प्रेजेंट में रहो और बहुत कम चिंता रखो। करियर एक लाइफ का पार्ट है और ये बहुत मैंने फिलोसॉफिकल में नहीं बोले हो, वो जनरली ऐसे मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट एंग्जाइटी और समझ ओवर थिंकिंग के कारण प्रेजेंट अपना जो पढ़ाई उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो उनके लिए यही है कि जो समझो आपसे एक वर्स्ट लाइफ जी रहा है ना, उनका सोचो थोड़ा सा। जैसे मैंने मुकेश के बारे में बोला या फिर समझो आपके भी सर्कल में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपसे वर्स्ट लाइफ जी रहे हैं, उनके बारे में सोचो। फिर आपको और ज़्यादा ऐसे बोलो कि हम उनसे तो भाग्यशील हैं, उनसे तो अच्छा हमारे लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे सोच के कुछ पढ़ाई करो तो आपका मन पढ़ाई में लगे रहेगा ऐसा। तो ये एक तरीका है कि समझो भविष्य के बारे में कम सोचने का, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का, कि आपसे जो बुरा लाइफ जी रहा है समझो कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में सोचो और अपना अच्छा मान के उसमें आप चलते रहो। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन छोटा सा डिस्कस करते हैं। जनरली बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी वगैरह, मैं हमेशा बोलता कि एआईपीटी प्रिपरेशन में जो कंसिस्टेंट है उनकी रैंक बहुत अच्छी आती है वगैरह। लेकिन ये छोड़ के कंसिस्टेंसी पेशेंस छोड़ के और एक जो बोलते हैं ना आजकल, ये अगर सिंगल क्वालिटी अगर आपके पास रहेगा तो ऐसा कौन सा क्वालिटी है यानी जो अगर आपके पास रहेगा तो आप ये जो रेस चल रहा है एआईपीटी का उसको जीत सकते हो। तो मैं मेरे अनुभव से बोलता हूँ अगर ये क्वालिटी आपके पास रहेगा तो आप आराम से जीत सकते हो। कंसिस्टेंसी तो है, पेशेंस तो रखना ही है, वो तो हमेशा मैं बोलता हूँ। तीसरा मुझे लेटेस्ट जो लगता है कि ये अगर क्वालिटी आपके पास है तो पॉसिबल है, तो वो है यानी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बहुत जगह पे आपको ये फील होता होगा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत है पढ़ाई करने का। समझो जहाँ भी आपको मौका मिले कि नहीं यार आज पढ़ाई नहीं करते, तो आप तुरंत उसको गिव अप करते होंगे, आप हमेशा ब्रेक लेते होंगे। और जो स्टूडेंट ये नहीं करते, समझ लीजिए जो ब्रेक नहीं लेते या फिर समझो जो बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, जो बहुत डिसिप्लिन के साथ करते हैं, भले मन नहीं कर रहा है पढ़ाई फिर भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा या फिर समझो जितना पॉसिबल उतना कर रहे हैं, वो ये जो रेस है हमेशा जीतते हैं ऐसा है। क्योंकि आज के टाइम पे इतना समझो डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम पे गए तो समझो 1 घंटा वहीं पे जाएगा, नेटफ्लिक्स है, किसी का वेब सीरीज़ कोई आ गया, कोई आईपीएल मैचेस आ गया, दुनिया का इन्हें जितना एंटरटेनमेंट के साथ बोलते हैं एक साथ इतना सारा फैल चुका है कि आपका मन स्टडी में बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे समय में अगर कोई पढ़ना होगा तो स्टूडेंट के लिए एक ही पॉसिबल चीज़ है, वो डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन अगर किसी स्टूडेंट में है तो ये सिंगल क्वालिटी से आप याद रहे कि आराम से जो रेस है वो जीत सकते हो। और डिसिप्लिन का सिंपल मीनिंग यही है कि आपका मन नहीं है फिर भी आप वो चीज़ों को करते रहो, तभी आप ये सब कर सकते हो ऐसा है। तो ये मुझे लगता है आज के टाइम पे एक अलग क्वालिटी है जो आपके पास रहेगा तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें ला सकते हो। तो ऑलमोस्ट इस आधे घंटे की ऑडियो में हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया है। तो मुझे लगता है यही सवाल आपके मन में रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ आपका सवाल रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप जो भी आपका सवाल हो रहेंगे उसको मैं कलेक्ट करके फिर उसका भी एक वीडियो या फिर ऑडियो बना सकते हैं हम। और अभी अगर आप रिकॉर्डिंग का मेरा ये ख़त्म करते करते कितना समय रात का हो चुका है आप देखें तो रात के 4:05 हो चुके हैं। और इसके बाद मुझे इस ऑडियो को एडिट करके फिर उसका वीडियो बनाना है और फिर आपको ग्रुप पे देना है ऐसा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि ये समय आप इसके लिए ध्यान में रखो कि जो भी चीज़ें आपको मिल रही है उसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होता है। और हम अगर इस एज में हमारा
नियरली 39-40 के एज में अगर हम इतना मेहनत ले रहे हैं तो आपको भी उतना मेहनत लेना चाहिए, क्योंकि हमारा तो मिडिल लाइफ आ चुका है, हमारा करियर काफ़ी बन चुका है, आपको तो करियर बनाना है। तो आपको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं देना होगा, आपको और मेहनत लेना होगा, इसलिए मैं इस समय आपको बोल रहा हूँ इस ऑडियो में। ठीक है, तो इसके अलावा भी आप कुछ यानी कुछ पूछेंगे तो उसका भी हम एक अलग से ऑडियो बना देंगे। मुझे लगता है यही आपके बेसिक सवाल और रहेंगे, ये मैंने आज के इस ऑडियो में कवर कर लिया है।